हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वाइट बोर्ड अकेडमी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पावर शेयरिंग का पार्ट सेकंड, जो कि क्लास 10th सीबीएसई का एक बहुत ही अच्छा प्यारा चैप्टर है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। आज की वीडियो हम बात करने जा रहे हैं मेजॉरिटेरिज्म इन श्रीलंका की। ये जो मेजॉरिटेरिज्म होता क्या है? ये एक बिलीफ है, ये एक मानसिकता है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है वो कुछ भी कर सकती है, कुछ रूल बना सकती है, अपनी मन मर्जी का हर वो चीज़ कर सकती है जो वो चाहती है, और ख़ास करके वो अपनी वो विशेस भी पूरी कर सकती हैं जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए घातक साबित हो सकती हैं। जब ऐसी विचारधारा श्रीलंका में चलने लगी तो ऑब्वियसली ये बात तय है कि प्रॉब्लम्स तो होंगी ही होंगी। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं हम देखते हैं कि जो डेमोक्रेटिकली यानी जो लोकतांत्रिक सरकार थी उसने सिन्हाला सुपरमेसी को इस्टेब्लिश कर दिया, और इन 1956 एक एक्ट भी पास कर दिया जिसमें सिन्हाला को सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका घोषित कर दिया। यानी जो भी हक है वो सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला को है, यानी हर एक बंदे को सिन्हाला सीखनी बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण भाई साहब माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी में भूचाल सा आने लग गया, जो कि क्या थी, जो कि थी तमिल्स। और जो सरकार ने क्या करा, सरकार ने हद तो बिल्कुल पारी कर दी। हम बात करते हैं कि जो सिन्हालास थे उन्हें क्या करा सरकार ने, उन्हें यूनिवर्सिटी पोजीशंस और गवर्नमेंट जॉब में फर्स्ट प्रायोरिटी दी। यानी भाई पहले आप करो, जितने आपको यूनिवर्सिटी में जो जो पोजीशंस चाहिए आप लोग भर के लो, आपको एडमिशन मिलेगा यूनिवर्सिटीज़ में, गवर्नमेंट जॉब में। और अगर आपका मन भर जाता है, आप पूरे अच्छी तरीके से रिझ जाते हो, और फिर भी अगर हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ में कुछ पोजीशंस या गवर्नमेंट जॉब्स बाकी हैं तो हम तमिल्स को या माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को दे देंगे, ऐसा सरकार का मानना था। तो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो गया कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करती थी, वो प्रोटेक्ट करती थी बुद्धिज़्म को। क्यों भाई? अब यहाँ पर ना हम ना एनसीईआरटी वाले कोई धर्म के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन वो बुद्धिज़्म को इसलिए प्रोटेक्ट करती थी क्योंकि जो मैक्सिमम स्पीकर्स थे, कौन, सिन्हालास, वो थे बुद्धिस्ट, यानी बुद्धिस्ट जो कि बुद्धिज़्म को मानती थी। इसी कारण के लिए सरकार ने भी बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट किया, फॉस्टर किया। अब हम बात करते हैं कि भाई जब प्रॉब्लम हुई तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा और रिएक्शन क्या हुआ। ध्यान रखना कि एक प्रॉब्लम, अक्सर कोई भी प्रॉब्लम पड़ती है तो उसका कुछ इम्पैक्ट होता है या नहीं भी होता है, लेकिन या तो रिएक्शन होता है या सल्यूशन होता है। फर्स्ट टॉपिक हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो श्रीलंका की बात कर रहे हैं, तो मैंने खास करके यहाँ पे लिखा है रिएक्शन, यानी क्या इम्पैक्ट पड़ा और क्या रिएक्शन पड़ा। हम पहले ध्यान देते हैं इम्पैक्ट की तरफ। इम्पैक्ट क्या हुआ, जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने ये सोचा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है और ये जो गवर्नमेंट है वो उनके साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, किस लिए, जॉब्स को देने में और अदर अपॉर्चुनिटीज़ देने में, जो कि कर ही रहा था, हमने भी पढ़ा, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। ये जो कर रहा है तो इसी के कारण उन्होंने सोचा, यानी तमिल्स ने सोचा कि यार ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो गवर्नमेंट है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, ये सिर्फ इन चीज़ों का नहीं कर रहा, ये हमें इग्नोर भी कर रहा है, हमें इग्नोर कर रहा है, हमारे कल्चर को इग्नोर कर रहा है, हमारी भाषा को इग्नोर कर रहा है, हमारे रिलीजन, हमारे राइट्स को इग्नोर कर रहा है। इसीलिए उन्होंने ये भी सोचा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो गवर्नमेंट है, ये इन्हें इक्वल पॉलिटिकल राइट्स देने से भी सख्त मना कर रहा है, जो कि कर ही रहा था। ये तो थे इम्पैक्ट्स। अब रिएक्शन क्या हुए? रिएक्शन सुनने में बड़ा प्यारा लगता है, रिएक्शन क्या हुआ? इन दोनों का रिएक्शन हुआ, नॉट केमिस्ट्री वाला रिएक्शन नहीं, रिएक्शन ये था कि जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने पार्टीज़ लॉन्च कर दी, स्ट्राइक पे स्ट्राइक ठोकते गए, स्ट्रगल किया
ताकि उनकी जो भाषा, उनकी जो मातृभाषा थी जो की थी तमिल, उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिले, जो कि सही बात है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने और डिमांड रखी क्या कि भाई जो तुम भेदभाव कर रहे थे ये हमें अपॉर्चुनिटीज़ देने में और गवर्नमेंट जॉब्स देने में, यूनिवर्सिटीज़ में पोजीशंस देने के लिए, उसे भी पूरा करो। बराबर हक होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। लेकिन भाई सरकार ने इन पे तक ध्यान नहीं दिया। जब ध्यान नहीं दिया तो उनके अंदर एक अलाइनेशन की भावना प्रकट हो गई, जिसके कारण उन्होंने अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट स्टेट यानी एक खुद का स्वतंत्र देश मांगा, जिसका नाम रखा था तमिल इलम, जो कि नॉर्दर्न साइड में था, शायद नॉर्दर्न पार्ट उन्होंने मांगा था कि भाई हमें ये हमारा देश दे दो, अलग कर दो। तो इस मांग की वजह से, इनकी इन मांगों की वजह से और उनकी उन दादागिरी की वजह से दोनों कम्युनिटीज़ में जो गैप था वो और बड़ा और चौड़ा हो गया, जिसके कारण देश में सिविल वॉर हो गई। सिविल वॉर आप सभी को पता होगा। सिविल वॉर, ये जो सिविल वॉर है ये एवेंजर्स की नहीं है, ये देश के अंदर, देश के ही सिटीजन्स में जब आपस में लड़ाई हो जाती है, मारकाट हो जाती है, उसको सिविल वॉर कहा जाता है। तो इस सिविल वॉर में क्या हुआ, इस सिविल वॉर में थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स जो थे वो किल्ड हो गए, उनकी मौत हो गई, यानी हज़ारों लोगों की लाशों की ढेर लग गए। आप सोच के इमेजिन करिए कि कैसे सिविल वॉर हुआ होगा तमिल्स और सिन्हालास स्पीकर्स के बीच में, कि हज़ारों लोगों की लाशें बिछ गई और कई लोगों को जबरन अपनी कंट्री उस श्रीलंका को तक छोड़ना पड़ा, अपना सब कुछ छोड़ना पड़ा। कई लोगों को तो यहाँ तक अपना लाइवलीहुड और सोशल सेटबैक को भी खोना पड़ा, अपने अपनों को खोना पड़ा। बहुत दर्दनाक कहानी थी वहाँ की। तो जब इतना सब कुछ हो गया भाई, सिविल वॉर हो गई, तो कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ जो थी कंट्री की, उस पर भी बहुत बड़ा धक्का लगा। इसके ऊपर मुझे एक याद आ रहा है, एक शायद मूवी में भी एक बताया था बॉलीवुड की, मद्रास कैफ़े, श्रीलंका के बारे में। अगर आपने देखी होगी तो शायद आप समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं टॉपिक 3 यानी पार्ट 3 एनसीईआरटी का, जो कि है अकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब इसमें भी सेम हम बात करते हैं, जैसे उसमें रीजंस थे, प्रॉब्लम थी, क्या था उसमें प्रॉब्लम्स थी, इसमें रीजंस हम बात करेंगे, क्या रीजंस थी उन प्रॉब्लम या टेंशन की। एक तरह से टेंशन थी, प्रॉब्लम पूरी उत्पन्न नहीं हुई थी, क्रिएट नहीं हुई थी। तो वो जो टेंशन थी, वो जो प्रॉब्लम्स थी, वो ये थी कि जो फ्रेंच कम्युनिटी थी, हमने बात की थी इसके बारे में कि 2 कम्युनिटी बेसिकली थी, फ्रेंच और डच। तो जो फ्रेंच कम्युनिटी थी वो रिलेटिवली रिच थी और पावरफुल थी। अब यहाँ पे एक शब्द आया रिलेटिवली, यानी किसी के काल्पनिक करा गया है इसमें किसी और के प्रति। तो किसके प्रति किया गया है, यानी डच कम्युनिटी की। यानी जो फ्रेंच कम्युनिटी थी वो डच से रईस भी थी और ताकत बलशाली भी थी। और जो डच कम्युनिटी थी वो क्या था, वो पूरी कंट्री में तो भाई मेजॉरिटी में थी, यानी कंट्री में तो दादागिरी चला सकते थे वो अपनी। लेकिन यहाँ पे लोचा ये था कि जो कंट्री की कैपिटल है वहाँ पर वो माइनॉरिटी में थी, यानी 20% थी कैपिटल में। और 2 कम्युनिटीज़ हैं, ऑब्वियसली कल्चरल और रिलीजियस डिफरेंस भी हो गया। लेकिन यहाँ पर सरकार थोड़ी समझदार थी, मेरी तरह, आपकी तरह। तो उन्होंने स्टेप्स लिए, यानी सोल्यूशन लिया। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था रिएक्शन, यहाँ था सॉल्यूशन। उन्होंने क्या करा, जो गवर्नमेंट थी बेल्जियम की, उसने 4 बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया। पहले एक करके देखा का यार इसमें कुछ लोचा है, फिर इसमें कुछ गड़बड़ है, तो ऐसे करके 4 बार उन्होंने बदल दिया कॉन्स्टिट्यूशन को 1970 और 1993 के बीच में, ताकि जो देश का एक एक नागरिक है वो सोचे हम सब एक ही कंट्री के हैं, हम सब भाई भाई हैं। ये सभी को ऐसे सोचना चाहिए, वी ऑल आर द सेम वर्ल्ड पीपल। हम किसी के साथ कोई ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, ख़ास करके अपने कंट्री वालों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था कहाँ का भाई, बेल्जियम का। बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने क्या करा, उसने जो फ्रेंच और डच स्पीकर्स थे
स्पीकर्स मिनिस्टर्स थे खास कर कि उनको कहा गया, उनको प्रिस्क्राइब्ड किया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें इन दोनों का नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन यानी इक्वल होना चाहिए, यानी जितने डच स्पीकर्स हैं उतने ही फ्रेंच स्पीकर होंगे। इस वाले जो पॉइंट है ये मेरे को सबसे अच्छा 50-50 के नाम से अच्छा लगता है कि वही 50% डच का 50% फ्रेंच का, 50-50 बहुत क्रिकेट में प्रसिद्ध है। अब जो कई पावर्स थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो दे दी गई किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि ऑफ टू रीजन सॉरी 2 रीजन में उनको दे दी गई। अब ये 2 रीजन कौन से थे बेसिकली, यस डच और फ्रेंच। जहाँ डच के थे वहाँ डच के लिए दी गई, जहाँ फ्रेंच के थे वहाँ फ्रेंच के लिए दी गई, और कई जगह इसलिए दी गई ताकि इन दोनों में आपस में कुछ पंगे वंगे ना हो जाए। और साथ में भाई देश का तो हमने बात कर लिया। सेम सिस्टम ये जो 50-50 सिस्टम था ये ब्रुसेल्स में भी था, उसमें भी एक सेपरेट गवर्नमेंट थी जहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशंस थी। अब यार ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन का क्या था, एक और लोचा था कि कोई भी एक कम्युनिटी कुछ फैसला ना ले दे जिसके कारण दूसरी कम्युनिटी को लोचा पड़ जाए। तो जो लॉज थे बेसिकली दोनों कम्युनिटीज़ की परमिशन से ही लागू होते थे और होते हैं। और आजकल तो उसमें बेल्जियम में बहुत अच्छी तरक्की भी हो गई थी। और तो और एक सिस्टम ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट जो था उन्होंने इंस्टीट्यूस कराया गया यानी लाया गया। सो नाम से हमें पता लग जाता है कम्युनिटी गवर्नमेंट को किसके रिगार्डिंग पावर दी गई होगी, बेसिकली कल्चर और एजुकेशन, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ या कल्चर रिलेटेड इश्यूज़ के कारण ये कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म हुई, जिसे थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी कहते थे वहाँ पर। अब हमने एक तरफ बात की थी श्रीलंका के यानी रावण जी की लंका की, और एक तरफ बेल्जियम की जो कि एक यूरोप का एक देश है। सो हम बेसिकली बेसिक यानी सीधा साधा बेसिक कंपैरिजन करते हैं। अब वो जो बेसिक कंपैरिजन है वो ये है कि जो बेल्जियम है वहाँ पर जो लीडर्स थे यानी नेता थे उन्होंने ये सोच लिया, ये रियलाइज़ करा, उन्होंने फील किया कि जो यूनिटी है कंट्री में सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल होगी जब वह यानी दोनों कम्युनिटीज़ आपस में क्या करेंगी, एक दूसरे की फीलिंग्स और इंटरेस्ट्स की रिस्पेक्ट करेंगी, उन्हें तवज्जो देंगी, आपस में प्रेम करेंगी, एकजुटता से रहेंगी, तभी देश का भी विकास होगा और उन दोनों कम्युनिटीज़ का भी विकास होगा। सो सीधी सीधी भाषा में बोला जाए तो बेल्जियम था समझदार देश। उसने क्या करा, उसने पावर शेयरिंग को अपना लिया, उसने पावर शेयर की ना। लेकिन क्या था, लेकिन जो श्रीलंका था वो ढीठ का ढीठ रह गया। क्या करें, ढीठ है, कहते हैं ऐसे बात नहीं आएगी। तो श्रीलंका ने क्या करा, श्रीलंका ने ये शो कर दिया हम सभी को, और उस जो शो करा ऐसा शो ऑफ किया श्रीलंका ने कि आज हमें वो पढ़ना पड़ रहा है, एनसीईआरटी में आ गया। तो उसने जो शो किया वो ये किया कि अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी अपनी मनमानी करेगी, अपना डोमिनेंस शो करेगी माइनॉरिटी कम्युनिटी पर और मना कर देगी पावर शेयरिंग से, तो क्या होगा, तो भाई हड़कंप आ जाएगा, भूचाल आ जाएगा, उस देश की ऐसी की तैसी हो जाएगी, अंदर सिविल वॉर हो जाएगी, अंदर उस देश के अंदर एक सिविल वॉर हो जाएगी। क्या पता कभी ना कभी आपकी वाली भी हो जाए, मार्बल्स वाली, एवेंजर्स आ जाएं, एक तरफ से स्पाइडरमैन एक तरफ से सुपरमैन। अब हम बात करते हैं कि जो पावर शेयरिंग है वो डिज़ायरेबल क्यों है। वो डिज़ायरेबल इसलिए है क्योंकि वो प्रूडेंशियल है और उसके कई मॉरल रीजंस भी हैं। तो ये बात का जो आखिरी सेंटेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से समझना, रीड कर लेना, रट लेना, फील करना। अब इसको समझाने के लिए आपको सब कुछ एक बार वापस ध्यान से समझना पड़ेगा, आपको इसका मीनिंग आराम से अपने आप समझ में आएगा। जो ये दोनों कहानियाँ हैं, ये 2 देश की कहानियाँ हैं, ये हमारी एनसीईआरटी में आ गई, हमारा सब कुछ बन गई, सब कुछ इन द सेंस हमारा सिलेबस बन गई, हमारा कोर्स बढ़ गया।
सो इसका कुछ ना कुछ रीज़न है, सीबीएसई ने कुछ सोच समझ के डाली हैं। सो आपको टेक द स्टडी एज़ फन, मजाक मजाक में पढ़ें, अच्छा पढ़ें। वीडियो देखने के बाद एनसीईआरटी की एक बार प्यार से थॉरोली रीडिंग लगा लें, so that you can achieve a very good marks in the board examination. So friends, आज की वीडियो में इतना ही। अब इस चैप्टर का सिर्फ एक टॉपिक बच गया है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जाते जाते लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे हेल्दी।